जयदीप रॉय की जुबान से कोमल को 5 साल पहले गायब करने की बात से विश्वजीत थोड़ा घबरा गया। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, उस लड़की परिधि से दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी प्रताप ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, तो तब तक तुम अपने इस गुस्से और चालबाजी को काबू में रखो, समझे तुम? जयदीप रॉय ने दांत पीसते हुए कहा। ओके पापा चिल, मैं आपकी बात समझ गया। और आप बेकार में इतना टेंशन क्यों लेते हैं? आप ना प्रताप भाई से कुछ ज्यादा ही डर डर कर रहते हैं। हाँ है वो पावरफुल, लेकिन आप ये हमेशा भूल क्यों जाते हैं कि आपका बेटा भी प्रताप रॉय से कुछ कम नहीं है। मैंने 5 साल पहले भी उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और आगे भी वही करूंगा, विश्वजीत ने चालाकी भरी आवाज में कहा। आखिर 5 साल पहले विश्वजीत ने प्रताप के साथ ऐसा क्या किया था और ऐसा कैसे हो सकता था कि ये बात प्रताप रॉय को भी पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ परिधि अब प्रताप के फ्लोर पर आ गई थी। उसकी डेस्क प्रताप के कैबिन में लगा दी गई थी। जैसे ही वह प्रताप के कैबिन में आई, उसे देखकर प्रताप के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हालांकि मास्क की वजह से परिधि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख नहीं सकती थी। आइए मिस परिधि, आई होप शांतनु ने आपको आपके प्रमोशन के बारे में बता ही दिया होगा, प्रताप ने कहा। परिधि ने तुरंत कैबिन का दरवाजा बंद किया और सीधे प्रताप की डेस्क के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ तुमने ये सब क्यों किया है प्रताप। कल रात वॉशरूम में जो गॉसिप चल रही थी, मेरा प्रमोशन इसीलिए हुआ है ना? परिधि ने कहा। मिस परिधि रिलैक्स, हम ऑफिस में हैं और मैं आपका बॉस हूँ, सो प्लीज बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, प्रताप ने कहा। वो बस परिधि को छेड़ना चाह रहा था। विश्वजीत और परिधि को लेकर जो गॉसिप चल रही थी, उससे वो बिल्कुल खुश नहीं था। इसीलिए उसने परिधि को प्रमोट करवाकर अपने और पास बुला लिया था। अब चाहे लोग उसे और परिधि को लेकर बातें बनाएं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो परिधि का नाम किसी और के साथ जुड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। आई एम सो सॉरी सर, तो बताइए मुझे कहाँ से काम शुरू करना है? परिधि ने कहा। ये कहते हुए परिधि एक क्यूरियोसिटी भरी नजरों से प्रताप की तरफ देखने लगी। फिर वो प्रताप की डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और उसने प्रताप को छेड़ते हुए फिर से पूछा, बताइए सर, आई एम वेटिंग। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ मिस परिधि कि आप कुछ दिनों की छुट्टी ले लें और अपनी तबीयत ठीक होने के बाद ऑफिस आएं। फिर मैं मोनिका से कह दूंगा कि वो आपको आपका काम समझा दे, प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। परिधि की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और प्रताप जानता था कि परिधि खुद से तो कभी छुट्टी नहीं लेगी, इसीलिए ये जिम्मा भी उसने खुद ही ले लिया था। प्रताप की बातें सुनकर परिधि हैरान थी। छुट्टी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, परिधि ने कहा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है परिधि, मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए आराम कर लो और जब पूरी तरह से ठीक हो जाना तो ऑफिस ज्वाइन कर लेना, प्रताप ने कहा। उसकी आवाज में परिधि के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ठाकुर निवास ही चली जाती हूँ। इतने दिनों से ऑफिस के काम का बहाना देकर मैं वहाँ नहीं गई हूँ और केशव, वो भी बेचारा कब से मेरा इंतजार कर रहा है। हर दिन मुझे मैसेजेस और कॉल्स भी करता रहता है। हाँ, यही ठीक रहेगा, परिधि ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, प्रताप ने कहा। कुछ देर बाद परिधि ऑफिस से ठाकुर निवास के लिए निकल गई। जैसे वो ठाकुर निवास पहुंची, उसने देखा कि हॉल में बैठकर कमलिका ठाकुर कुछ इनविटेशन कार्ड्स रेडी कर रही हैं और केशव भी उनके साथ बैठकर उनकी मदद कर रहा था। फिर परिधि ने जोर से आवाज लगाई, केशव। परिधि की आवाज सुनते ही केशव मुड़ा और दौड़कर उसके पास गया और सीने से चिपक गया। कमलिका ठाकुर भी परिधि को देखकर काफी खुश हो गई थी। आंटी, आपने आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? आपको पता है ना, मैं आपको कितना मिस कर रहा था, केशव ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। आई एम सो सॉरी केशव बेटा, आंटी के पास बहुत काम था और उन्हें छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। और देखो ना, मैं भी आपको इतना मिस कर रही थी कि मैंने ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। अब हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। परिधि की छुट्टी वाली बात सुनकर केशव और कमलिका दोनों ही बहुत खुश हो गए। फिर उसने उन इनविटेशन कार्ड्स को देखते हुए कमलिका से पूछा, ये कैसे इनवाइट्स हैं?
क्या यहाँ कोई सेलिब्रेशन होने वाला है? हाँ बेटा, इस संडे को हम ताज होटल में एक चैरिटी डिनर ऑर्गेनाइज और होस्ट करने वाले हैं। ये उसी के इनवाइट्स हैं। इस चैरिटी में डोनेट किए हुए सारे पैसे शहर और उसके आसपास के सारे अनाथ आश्रमों में दे दिए जाते हैं। वैसे तो हम ये हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे और केशव के होने से ये और भी स्पेशल हो जाएगा, कोमोलिका ने कहा। ये सुनकर परिधि बहुत खुश हो गई। वो भी इनवाइट्स भेजने में कोमोलिका और केशव की मदद करने लगी। ऑफिस में एक हफ्ते की छुट्टी मिलने की वजह से परिधि अब बिल्कुल फ्री थी। वो दिन भर या तो केशव के साथ मस्ती करती या खाती या पर घंटों बैठकर टीवी पर कोई सीरीज देख रही होती थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि परिधि थोड़ा खुलकर जी रही थी। और देखते ही देखते चैरिटी डिनर वाली रात आ गई। ताज हॉल का बैंक्वेट हॉल बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। शहर के सारे रईस और बहुत सी सेलिब्रिटीज भी आज इस डिनर में इकट्ठे हुए थे। कोमोलिका केशव के साथ अंदर गई और उसके कुछ देर बाद परिधि काव्या के साथ अंदर चली गई। कुछ देर बाद वहां तारुषी और मानव भी आ गए। अपने व्हाइट कलर के गाउन और फ्लैट्स में तारुषी बहुत सुंदर लग रही थी। परिधि ने उन दोनों को एंट्रेंस पर ही देख लिया था और वो उनसे बातचीत अवॉइड ही करना चाहती थी। इसीलिए वो काव्या को लेकर बस 2 कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी पीछे से तारुषी की धीमी सी आवाज आई। अरे परिधि, काव्या, तुम लोग भी आ गए? चलो ना, साथ में ही अंदर चलते हैं। तारुषी ने फिर पीछे मुड़कर मानव को भी आवाज लगाई। मानव, जल्दी आओ। मानव धीरे धीरे बिना किसी एक्सप्रेशंस के आगे बढ़ने लगा। उससे आता हुआ देखकर काव्या ने परिधि से फुसफुसाते हुए कहा, लो, अब इस घटिया आदमी के साथ अंदर जाना पड़ेगा। हाउ एम्बैरसिंग। बस ये अंदर कुछ एम्बैरसिंग न कर दे, परिधि ने कहा। कुछ देर बाद चारों बैंक्वेट हॉल के अंदर आ गए। काव्या ने तारुषी की तरफ देखते हुए कहा, वाह तारुषी, आज तो तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच काव्या, प्रेगनेंसी चीज ही ऐसी है, तारुषी ने प्यार से कहा। तारुषी बिल्कुल एक मासूम लड़की जैसा बिहेव कर रही थी, जिसे दुनिया की चाल चलन के बारे में कुछ पता ही ना हो। परिधि तारुषी की ये झूठी मासूमियत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने बस तारुषी को एक स्माइल दिया और काव्या के साथ वहां से आगे बढ़ गई। तुम्हें तारुषी और मानव के यहाँ आने से गुस्सा नहीं आ रहा? काव्या ने पूछा। गुस्सा किस बात का? वो मुझे यहाँ परेशान करने आई है, ये मैं जानती हूँ, और अगर मैं परेशान और गुस्सा हो गई तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, और ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। और वैसे भी उनके बारे में सोचना छोड़, तू तो बस ये पार्टी एंजॉय कर, परिधि ने कहा। पूरा हॉल शहर के मशहूर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज से भरा हुआ था, लेकिन परिधि की निगाहें तो सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, और वो था प्रताप। इनवाइट्स बनाते टाइम उसने देखा था कि उसमें प्रताप रॉय का भी नाम था, पर पता नहीं वो अभी तक आया क्यों नहीं था। ये चैरिटी डिनर थोड़ा अलग सा था। आज के इस चैरिटी डिनर में एक फंड रेजिंग ऑक्शन भी होने वाला था, जिसमें आप अपनी कोई भी चीज डोनेट कर सकते थे, और आपके पास ऑप्शन में उसे वापस पाने का भी एक मौका था। और ये सारे रेज किए हुए पैसे अनाथ बच्चों की मदद के लिए डोनेट किए जाने वाले थे। परिधि ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक कीमती हीरो का हार इस इवेंट में डोनेट करेगी। परिधि ने अपने बैग से वो हीरे का हार निकाला और उसे फंड रेजिंग के इंचार्ज को थमा दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या डोनेट किया तुमने परिधि? तारुषी ने कहा। इससे पहले कि तारुषी कुछ बोलती, वहां फंड रेजिंग के इंचार्ज ने ही कह दिया, अरे आपने देखा नहीं, मिस परिधि ने एक बेशकीमती हीरो का हार डोनेट किया है। ये सुनकर तारुषी को थोड़ी जलन होने लगी थी, क्योंकि मानव ने उसे ऐसी कोई भी कीमती ज्वेलरी नहीं दी थी जो वो डोनेट कर सकती थी। इसीलिए उसने अपने पुराने हैंडबैग के कलेक्शन से एक हाई एंड लिमिटेड एडिशन बैग डोनेट कर दिया था। इस इवेंट में आने का उसका मकसद अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना भी था। वो ये चाहती थी कि लोगों को ये पता चले कि वो कितनी नेक दिल वाली इंसान थी। लेकिन क्योंकि परिधि ने इतना महंगा हार डोनेट कर दिया था, तो उसे थोड़ा सा नीचा महसूस हो रहा था। परिधि उसके एक्सप्रेशन से समझ गई थी कि वो क्या महसूस कर रही थी। चिंता मत करो तारुषी,
तुमने कितनी महंगी चीज डोनेट करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारी नियत जरूर साफ होनी चाहिए और छोटे बड़े सारे डोनेशंस उन अनाथ बच्चों की भलाई में ही लगेंगे। तो तुम बस इस बात की खुशी मनाओ, परिधि ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा। ये सुनकर तारुषी ने परिधि को स्माइल दिया, लेकिन उसकी नजर अभी भी अपने लिमिटेड एडिशन बैग पर ही थी। वो यही सोच रही थी कि किसी भी हालत में उसे ये बैग ऑक्शन से वापस लेना होगा, वरना उसके पास एक कीमती चीज भी नहीं बचने वाली थी और सबके बीच उसका मजाक भी बन जाएगा। चीजें डोनेट करने के बाद परिधि सीधे बाथरूम में चली गई और तारुषी भी उसके पीछे पीछे चल दी। परिधि ने जब तारुषी को अपने पीछे आते हुए देखा तो वो वहीं रुक गई और उसने उससे पूछा, तारुषी, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, तारुषी ने कहा। देखो तारुषी, ये तुम और मैं, हम दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम मुझसे तहे दिल से नफरत करती हो, इसलिए ये झूठी माफी का नाटक छोड़ दो और बाहर जाकर पार्टी को एंजॉय करो। और किस बात की माफी? तुम्हारा पति अभी भी हॉल में मुझे घूरे जा रहा था, लेकिन इसमें तो मेरी ही गलती है ना, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत जो बनाया है, परिधि ने गुस्से में कहा। मानव का जिक्र सुनकर तारुषी की सारी तमीज अब जलन में बदल चुकी थी। वो वापस अपने पुराने रूप में आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानव का नाम भी लेने की? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, हमारा बच्चा होने वाला है, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? तारुषी ने गुस्से में कहा। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने पति को अपने पास रखो और मुझसे दूर रहो, परिधि ने कहा। ये कहकर परिधि बाथरूम की तरफ चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसकी मुलाकात मानव की माँ मिसेस कामिनी से हुई। परिधि को देखते ही उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, कितनी सुंदर हो तुम परिधि बेटा। पता नहीं कौन सी फूटी किस्मत थी हमारी जो तुम्हारी जगह वो तारुषी हमारी बहू बन गई। अब बहू है तो उसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। इतनी बदतमीज और बददिमाग लड़की है। मैं तो सोचती हूँ कि काश इस लड़की की शादी उस लंगड़े हैवान प्रताप रॉय से हो जाती। वो यही डिजर्व करती है। परिधि सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने पति की बेइज्जती बिल्कुल नहीं। उसने एक तेज आवाज में लेकिन बड़ी ही तमीज से जवाब दिया, ध्यान से आंटी, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। अगर रॉय परिवार के किसी मेंबर ने आपकी बात सुन ली ना तो आपकी खैर नहीं। ये कहते हुए परिधि वहां से चली गई। कुछ देर बाद फंड रेजिंग ऑक्शन शुरू हो गया। स्टेज पर खड़ा होस्ट एक एक करके सबकी डोनेट की हुई चीजें नीलामी के लिए डाइस पर रख रहा था और लोग उसके लिए ऊंची से ऊंची बोली लगा रहे थे। फिर डोनेशन बॉक्स से निकला परिधि का हार, लेकिन जैसे ही होस्ट इसे डाइस पर नीलामी के लिए रखने वाला था कि तभी उसके पास एक लड़की आई और उसने फुसफुसाते हुए उसके कान में कुछ कहा, लेकिन होस्ट का माइक ऑन होने की वजह से सभी ने वो बात सुन ली। क्या मिस परिधि का डोनेट किया हुआ हार नकली है? क्या परिधि का हार सच में नकली था? कहीं ये तारुषी की कोई गंदी चाल तो नहीं थी, या फिर इस इवेंट में परिधि का कोई और दुश्मन घूम रहा था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।